কাহানি নয় মানু যদি দানব কাহানি বা হয় মানু লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে नमस्कार। आज भूपेंद्र हज़ारिका जी का जन्म जयंती है। इसी अवसर पर उनके स्वरचित गाने उन्हीं के वाणी से जो है हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन जीवन के लिए जरा सी हमदर्दी का क्यों हकदार नहीं ओ बंधु इंसान इंसान के लिए जीवन जीवन के लिए जरा सी हमदर्दी का क्यों हकदार नहीं ओ बंधु इंसान इंसान के लिए सौदा करे वो इसे रोजगार करे इनका सौदा करे वो इसे रोजगार करे इतिहास पुराना अगर पलटे क्या शर्माओगे नहीं ओ बंधु इंसान इंसान के लिए क्या नुकसान तुझे जीवन की गहरी भंवर पार हो तेरे सहारे कमजोर लोग अगर क्या नुकसान तुझे जीवन की गहरी भंवर पार हो तेरे सहारे कमजोर लोग अगर इंसान अगर न हो इंसान शैतान कभी न होता इंसान अगर न हो इंसान शैतान कभी न होता इंसान शैतान अगर हो जाए इंसान शैतान अगर हो जाए इंसान क्या शर्माओगे नहीं ओ बंधु इंसान इंसान के लिए जीवन जीवन के लिए जरा सी हमदर्दी आओ क्यों हकदार नहीं ओ बंधु इंसान इंसान के लिए
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज 8 सितंबर है, भूपेन हजारिका जी का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य पर हम लोगों ने आप लोगों को असमिया और उसी का हिंदी रूपांतरित रूप गाना आप लोगों को सुनाया, मानुहे मनोहर बाबे इंसा इंसा के लिए। भूपेन हजारिका जी जनवादी कवि, गीतकार रहे हैं। उन्होंने स्वयं फिल्म निर्देशन भी किया है। जब तक वे असम में रहे उन पर सरस्वती प्रसन्न रही, और जब वो कलकत्ता मुंबई चले गए तो लक्ष्मी प्रसन्न हुए उन पर। तो उन्हीं महानुभव को स्मरण करते हुए हम लोगों ने आप लोगों को उनके 2 गाने सुनाए। हमारे आज के जो वक्ता हैं वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कृपया थोड़ा सा समय हमें दें। अगले 1-2 मिनट में सर जुड़ जाएंगे और हम लोग आनुष्ठानिक रूप से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। नंदिता, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? और सर नंदिता? जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। सर, सुन रहे हैं हम। हाँ, जी सर, सुन रहे हैं। ठीक ठीक, हम जुड़ गए तब, जी जुड़ सर। गए। जी जी सर। सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार। हिंदी शिक्षण कार्यशाला के आज दूसरे दिवस है। आप सभी का स्वागत है। पूरे भारतवर्ष से हमारे साथ विद्वज्जन, सुधीगण, विद्यार्थी जुड़ गए हैं। उन सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 8 सितंबर है, असम वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भूपेन हजारिका का आज जन्म दिवस है। इसी अवसर पर शुरू में हम लोगों ने मानुहे मनोहर बाबे गाना हिंदी और असमिया दोनों वर्जन सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत किए। आशा करते हैं सभी को अच्छा लगा होगा। भारत संतान भूपेन हजारिका को स्मरण करते हुए अब हम अपनी अनुष्ठान की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है हिंदी शिक्षण में परसर्ग का महत्व। आज हमारे साथ हैं निमंत्रित वक्ता, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक। हम सब उनसे परिचित हैं, डॉक्टर अच्युत शर्मा सर। कल भी उन्होंने हम सबको जो है अपने वाणी से सम्मोहित किया और हमें मार्गदर्शन किया, उच्चारण संबंधी मार्गदर्शन किया। उनके बारीकियों पर हमें दिशा निर्देशन दिया। आज सर परसर्ग पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। सर स्वयं भोलानाथ तिवारी के संसर्ग में रहे हैं, स्वयं भी भाषाविद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे शुद्ध हिंदी शिक्षण कार्य में निरंतर व्रती हैं। उनका शोध का विषय ही हिंदी और असमिया की कारक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन रहा है। वे हिंदी और असमिया व्याकरण पर ही निरंतर शोध करते रहे हैं। आज ऐसे विदग्ध व्याकरणविद हमारे साथ है। उनका समूह की ओर से स्वागत करती हूँ। जिनके वाणी में सरस्वती निवास करती है, ऐसे महानुभव असम संतान हमारे साथ है। यह प्रागज्योतिष महाविद्यालय का ही भाग्य है। मैं पुनः सर का स्वागत करती हूँ और सर से आग्रह करती हूँ कि सर प्रारंभ करें। सर आप प्रारंभ करें। धन्यवाद नंदिता जी। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ। इस कार्यशाला से जुड़ने वाले सभी महानुभावों, शोध प्रज्ञों, विद्यार्थी जनों, तो कल के ऐसे ही एक कार्यक्रम में हम लोगों ने हिंदी भाषा की ध्वनियों के उच्चारण पर बातें की थी, चर्चाएं की थी। आज जो विषय मुझे दिया गया है वो विषय काफी महत्वपूर्ण है और विषय है हिंदी शिक्षण में परसर्गों का महत्व। तो परसर्गों का महत्व क्या है, कौन से परस्वर्ग है और किस प्रकार उन परसर्गों का
हिंदी वाक्य में व्यवहार होता है, प्रयोग होता है, उस पर जाने से पहले मैं एक दो और बात करना चाहूंगा, क्योंकि वस्तुतः परसर्गों की जो स्थिति है वो वाक्य में है, इसलिए वाक्य के संदर्भ में एक दो बात हम करेंगे तो ठीक रहेगा। और हम सभी जानते हैं किसी भी भाषा के संदर्भ में वाक्य सहज अवयव है, स्वाभाविक अवयव है, और इस वाक्य के कुछ आंतरिक गुण होते हैं। एक गुण है सार्थकता, एक गुण है योग्यता या संगति, एक गुण है आकांक्षा, एक गुण है आसक्ति या सन्निधि, एक गुण है समभिव्यहार यानी सहोच्चारण, और एक महत्वपूर्ण गुण है अन्विति अथवा अन्वय। तो हम दूसरे गुणों पर न भी जाएं, हम अगर आकांक्षा तत्व या आकांक्षा गुण की तरफ ध्यान आकर्षित करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वाक्य में जो भी शब्द आते हैं, पद आते हैं, सारे पद इसी आकांक्षा तत्व से जुड़े हुए होते हैं। आकांक्षा यानी जिज्ञासा, एक दूसरे को जानने की इच्छा, एक दूसरे को पाने की इच्छा। और इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर कहा जाए दिया था, अगर कहा जाए दिया था, तो सीधे सुनने वाला व्यक्ति सवाल करेगा, किसने दिया था, क्या दिया था, किसे दिया था, कैसे दिया था, इसलिए या क्यों दिया था, कहां से दिया था, किससे दिया था, कहां पर दिया था। तमाम जिज्ञासाएं होती हैं, तमाम सवाल होते हैं, और ऐसे सभी सवालों का उत्तर समाहित करते हुए एक वाक्य मैं पहले हिंदी में प्रस्तुत करूंगा, और साथ ही मैं इस वाक्य का असमिया रूप भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वाक्य इस प्रकार है, आप लोग ध्यान दीजिए। और इस वाक्य में हिंदी भाषा के आठों कारकों की विद्यमानता है, एक ही वाक्य। आमतौर पर इस प्रकार के लंबे चौड़े वाक्य का हम प्रयोग नहीं करते, तो भी एक वाक्य का निर्माण हम इसी ढंग से निश्चित रूप से कर सकते हैं। वाक्य इस प्रकार है, हे प्रजाओं, तुम्हारे इस राजा ने गंगा के किनारे अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों को राजकोष से अपने ही हाथों से दक्षिणा दी थी। इसको मैं दोहराऊं, हे प्रजाओं, तुम्हारे इस राजा ने गंगा के किनारे अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों को राजकोष से अपने ही हाथों से दक्षिणा दी थी। इस वाक्य को हम असमिया में भी प्रस्तुत कर सकते हैं इस प्रकार, हे प्रजाসকল, তোমালোকৰ এইগৰাকী ৰজাই গংগাৰ পাৰত নিজৰ ৰাজ্যৰ সমূহ ব্ৰাহ্মণক राजकोषर পৰা निज हाथेरे दक्षिणा दिसिल। तो हिंदी और असमिया दोनों रूप हमें प्राप्त हुए। अगर पूछा जाए किसने दी थी, तो इस वाक्य के आधार पर हमें उत्तर मिलेगा, तुम्हारे इस राजा ने। कहां पर दी थी? गंगा के किनारे। किन्हें दी थी? अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों को। कैसे दी थी? अपने ही हाथों से। क्या दी थी? दक्षिणा। तो इस प्रकार इस वाक्य में आठों कारक हैं, और इन कारकों को व्यंजित करने वाले कुछ चिन्ह हैं, कुछ विभक्तियां हैं। ये जो कारकों को बताने वाले चिन्ह हैं, विभक्तियां हैं, यही वस्तुतः इनको ही वस्तुतः कुछ लोगों ने परसर्ग कहा है। ये जो वस्तुतः कोई भी वाक्य कारक या संबंधों का सुंदर संतुलित समाहार होता है। परसर्गों की बात अगर हमें करनी हो तो कारकों की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कारकों के साथ संबंध है। और जैसा कि आप लोग
जानते ही हैं, कारक वस्तुतः अगर हम कारक की एक परिभाषा प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। कारक हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम अथवा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त शब्द का वह विशेष रूप जो किसी कार्य के निष्पादन के संदर्भ में वाक्यगत क्रियापद के साथ अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध द्योतित करता है, वही कारक कहलाता है। तो कारकों का संबंध क्रिया से है और यह संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी। जैसे संबोधन कारक का परोक्ष संबंध होता है क्रिया के साथ एक दूसरे शब्द के जरिए, और फिर जो संबंध कारक है उसका भी एक दूसरे शब्द के जरिए क्रिया के साथ संबंध होता है। और ये जो सारे संबंध है क्रिया संपादन के निष्पादन को लेकर, और यह कारक होता है इसका संज्ञा का या सर्वनाम का या वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द का। तो अगर हम कारक चिन्ह की बात करें तो यह बात हम कह सकते हैं कि कारकों को बताने वाले चिन्ह जिनको परंपरागत रूप से हम कारक विभक्ति कहते हैं या विभक्ति कहते हैं, शब्द विभक्ति भी कहते हैं, और इन दिनों परसर्ग कहने की प्रथा चल पड़ी है, परसर्ग। और इस परसर्ग के संदर्भ में हम यह बात कर सकते हैं कि परसर्ग वस्तुतः यह शब्द गढ़ा गया है उपसर्ग शब्द के अनुकरण पर। हम उपसर्ग जानते हैं, शब्द के पूर्व शब्द या शब्दांश जोड़ा जाता है और उस हिसाब से नए नए अर्थ वाले शब्द बनते हैं। जैसे कार, उपकार, अपकार, आकार, प्रकार, विकार, प्रतिकार, अलग अलग शब्द बनते हैं, शब्द के पूर्व जुड़ते हैं और वह है उपसर्ग। और उस उपसर्ग के अनुकरण पर शब्द बना है परसर्ग, यानी शब्द के बाद में पीछे जुड़े जाने वाला शब्द या शब्दांश ही परसर्ग है जो कारकों का द्योतन करावे। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे अंग्रेजी में इन, ऑन, बाई, विथ, टू, ये जो शब्दांश या शब्द हैं इनको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहा जाता है। और हिंदी में चूंकि ज्यादातर कारक चिन्हों का प्रयोग शब्द के बाद होता है, पीछे होता है, ने, को, से, में, पर, इन कारक चिन्हों का इन्हें पोस्ट पोजिशन यानी परसर्ग कहने की प्रथा चल पड़ी है। परंतु हिंदी के बड़े बड़े व्याकरण प्रणेताओं ने, जैसे कि पंडित ईश्वरदास वाजपेयी वगैरह विद्वान, वे लोग तो परंपरागत रूप से विभक्ति शब्द के प्रयोग के पक्ष में ही हैं। हालांकि परसर्ग भी कहा जाता है तो अब उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कारक विभक्ति या शब्द विभक्ति या परसर्ग, कारक चिन्ह भी हम कहें तो कोई बात नहीं है। तो हिंदी में जैसे कि अभी मैंने उल्लेख किया 8 कारक माने गए हैं और 8 कारकों को बताने वाले कारक चिन्ह हैं। और अगर मैं उल्लेख करूं जैसे कि कर्ता कारक को बताने के लिए ने कारक चिन्ह है और उसके अलावा शून्य कारक चिन्ह को भी मान लिया गया है। शून्य का मतलब ने का प्रयोग नहीं है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से उसके साथ कुछ उपस्थिति मानी गई है जिसको शून्य कह के बताया गया है। और हम ये बता सकते हैं जो ने कारक चिन्ह है पश्चिमी हिंदी की बोलियों में यह उपलब्ध है और ने कारक चिन्ह उसी से ही गृहीत है। कर्म कारक में शून्य, उसके अलावा को कारक चिन्ह या परसर्ग है, ए है, ए है, और इनके अलावा कुछ संबंध सूचकों के द्वारा भी कर्म कारक की व्यंजना हम लोग करते हैं, जैसे के बारे में, के विषय में, की बाबत, इस प्रकार के
संबंध सूचकों के जरिए भी कर्म कारक का द्योतन होता है। फिर करण कारक, इसका प्रमुख चिन्ह है या परसर्ग है से, और से के अलावा दूसरे संबंध सूचकों के द्वारा भी करण कारक की हम व्यंजना करते हैं। के द्वारा, के जरिए, के साथ, सहित, के सहारे, के संग, के बिना, की मदद से, की सहायता से, की मार्फत, की वजह से, की बदौलत, के कारण, के मारे, इस प्रकार से बहुत से संबंध सूचकों की मदद से भी करण कारक की व्यंजना होती है, का द्योतन होता है। फिर संप्रदान कारक, इसको बताने के लिए को, के लिए, के वास्ते, के उद्देश्य, के अर्थ, के प्रति, की खातिर, इस प्रकार को के अलावा के लिए, के वास्ते, के उद्देश्य, के अर्थ, इस प्रकार के और भी संबंध सूचकों के द्वारा संप्रदान कारक की व्यंजना हम लोग करते हैं। उसके बाद है अपदान कारक, इसके लिए चिन्ह है से। करण कारक का भी चिन्ह है से और अपदान कारक का भी चिन्ह है से, परंतु करण कारक में से साधन का द्योतन करता है, जबकि अपदान कारक में से अलगाव, किसी से दूर होने का वो भाव सूचित करता है। तो से के अलावा की बनिस्बत, की अपेक्षा, ऐसे संबंध सूचकों का भी प्रयोग होता है। तो फिर संबंध कारक का द्योतन करने के लिए जो कारक चिन्ह हैं या परसर्ग हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनके अलावा के, रे, ने, इनका भी प्रयोग होता है। इसके बारे में भी मैं बाद में उदाहरण के साथ बताऊंगा। फिर अधिकरण कारक, इसमें भी शून्य कारक चिन्ह या शून्य परसर्ग भी है, और मुख्य रूप से में, पर, इन दो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है परसर्गों का। कविता में, गीतों में पय का भी प्रयोग होता है, और इनके अलावा कुछ संबंध सूचक जैसे के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के अंदर, के भीतर, के पास, के नजदीक, के निकट, के पीछे, के बाद, के पहले, के सामने, के यहाँ, के दाएं, के बाएं, के सम्मुख, के समक्ष, के बीच, के आगे, से पहले, से आगे, से बाहर, इस प्रकार से बहुत से संबंध सूचकों की मदद से भी अधिकरण कारक का द्योतन होता है। फिर आठवां कारक है संबोधन कारक। इसमें भी कभी कभी कोई चिन्ह नहीं लगता, शून्य कारक चिन्ह तो भी हम मानते हैं। उसके अलावा हे, रे, अजी, अरे, अहो, री, लो, अरी, एरी, भई, इस प्रकार के बहुत से शब्द और शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देने की बात है, संबोधन कारक के जो परसर्ग हैं, हालांकि इनको परसर्ग हम नहीं कर सकते क्योंकि इन चिन्हों का प्रयोग शब्द के पीछे न होकर शब्द से पूर्व होता है, संबोधन कारक के चिन्ह, परंतु बाकी कारकों के जो चिन्ह हैं इनका प्रयोग शब्द के पीछे होता है, बाद में होता है। अगर हम परसर्गों के कार्य और महत्व की बात समझें या संक्षेप में उल्लेख करें तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, परसर्ग क्या करता है, वाक्य में आए अर्थ तत्वों या शब्दों को पद की मर्यादा देकर उसके अर्थ को विशिष्ट बनाता है। हम सभी जानते हैं वाक्य में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक होता है अर्थ तत्व और एक होता है संबंध तत्व। उदाहरण स्वरूप, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम, रावण, मार, ये तीन अर्थ तत्व हैं। क्योंकि इस वाक्य को सुनने पर जो हम समझते हैं
इन तीनों के आधार पर समझते। और ने को आ, राम के साथ ने, रावण के साथ को और मार के साथ आ, ने को आ, ये तीन संबंध तत्व है। तो इस प्रकार वाक्य में संबंध तत्व होते हैं, अर्थ तत्व होते हैं। अर्थ तत्वों का अर्थ महत्वपूर्ण होता है और संबंध तत्व का महत्व पारस्परिक संबंध स्थापित करने में और विशेष रूप से शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को विशिष्ट बनाने में। अगर मैं उदाहरण दूं, शब्द है राम, राम शब्द, अगर उसके साथ हम ने जोड़कर कहें राम ने, राम को, राम से, राम के द्वारा, राम के लिए, राम में, राम पर, तो राम शब्द या राम नामक व्यक्ति के अलग अलग कार्यों की वहां सूचना होती है, विशिष्टता आती है। उसकी एक राम नामक व्यक्ति की विशेषता वहां व्यंजित होती है। और ये परसर्ग इस प्रकार शब्द के अर्थ को विशिष्ट बनाता है और साथ ही शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त होने लायक रूप प्रदान करता है, जिसे हम पद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अंग्रेजी में, पद कहते हैं हिंदी में रूप कहते हैं। दूसरी बात, वाक्य में क्रिया के संपादन के संदर्भ में अर्थ तत्वों या शब्दों की जो भूमिका है, वो भूमिका इन परसर्गों के जरिए ही स्पष्ट होती है। कौन सी भूमिका अदा कर रहा है? राम ने रावण को मारा, राम के साथ ने जुड़ते ही, रावण के साथ को जुड़ते ही, राम और रावण इन दो शब्दों की क्या भूमिका है इस वाक्य में, वो भूमिका स्पष्ट होती है परसर्गों के प्रयोग के कारण। और फिर ये जो परसर्ग हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में आने वाले शब्दों का एक पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। तो इसीलिए परसर्ग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनका परसर्गों का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब मैं परसर्ग के महत्व को बताने के लिए, दर्शाने के लिए वाक्यानुमा एक ढांचा, एक नहीं दो ढांचे मैं यहां प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि युद्ध भूमि, राम रावण तीर मारा था। युद्ध भूमि, राम रावण तीर मारा था। अगर हम इतना सुने, कदाचित वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। और फिर अगर हम परसर्गों का प्रयोग करके, सही प्रयोग करके अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार कहें, युद्ध भूमि में राम ने रावण को तीर से मारा था। अब देखिए, युद्ध भूमि में राम ने रावण को तीर से मारा था। तो यहां परसर्गों के होने और न होने में कितना अंतर है, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार का और एक उदाहरण हम लें। मैं आप 100 रुपये देने हैं। मैं आप 100 रुपये देने हैं। तो इसको सुनने पर अर्थ ग्रहण में हमें परेशानी होती है। जबकि हम अगर वाक्य इस प्रकार कहें, मुझे आपको 100 रुपये देने हैं, मुझे आपको 100 रुपये देने हैं, तो बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाती है। और यही परसर्गों का महत्व है। तो हमने सैद्धांतिक विवेचन काफी कुछ किया और हिंदी के परसर्गों के बारे में भी हमें जानकारी मिली। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ व्याकरण की ही बात न हो, हिंदी की कुछ कविताएं हम बीच बीच में सुने, हम हिंदी कविताओं का आनंद ले। बड़े बड़े कवियों ने किस प्रकार अपनी कविताओं में हिंदी के परसर्गों का प्रयोग किया है, वो भी हम देखें। और मैं बीच बीच में कुछ कविताओं का उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा, ताकि नीरसता न आए, किसी प्रकार नीरस न हो। सर्वप्रथम मैं लेता हूं कामायनी महाकाव्य का प्रथम छंद, जो कल भी, इस छंद को कल भी लिया गया था। आप लोग इस छंद को जानते हैं, पढ़ चुके हैं। और इस पर आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ कौन से कारक हैं।
और उन कारकों को द्योतित कराने वाले परसर्गों का किस प्रकार से यहाँ प्रयोग हुआ है वो आप लोग देखें। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो कामायनी महाकाव्य का प्रथम चंद है। हिमगिरी के संबंध कारक, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर अधिकरण कारक, बैठ शिला की फिर संबंध कारक, शीतल छां इसके साथ परसर्ग लुप्त है, यानी चाह में अधिकरण कारक का जो परसर्ग है वो लुप्त है, और शीतल छां यानी शीतल चाह में का प्रयोग कवि ने नहीं किया है, उसे कविता की खातिर इसे लुप्त रखा है। एक पुरुष ये कर्ता कारक में है, फिर नयनों से, भीगे नयनों से साधन क्या है, भीगा नयन, भीगे नयनों से करण कारक है, देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो आप इस क्षण में कारकों की उपस्थिति भी देख सकते हैं और उन कारकों को द्योतित कराने वाले परसर्गों की विद्यमानता को भी भली भांति पहचान सकते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं हिंदी के जो परसर्ग हैं उन परसर्गों को, जो प्रमुख परसर्ग हैं उन परसर्गों को एक एक करके लेकर उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। वाक्य में कहाँ कैसे प्रयोग होता है, और इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हिंदी में जो ने कारक चिन्ह है उसके प्रयोग को लेकर हिंदीतर भाषियों में बड़ी समस्या तो होती ही है, बल्कि मैंने देखा है हिंदी भाषियों में भी ने के प्रयोग के संदर्भ में गड़बड़ी देखी जाती है। उसका कारण यही है, एक तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग पश्चिमी हिंदी की बोलियों में है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में नहीं है, दूसरी बोलियों में नहीं है, और इसके कारण ने परसर्ग के प्रयोग के संदर्भ में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उस पर जाने से पहले तो हमें यह देखना है कि ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अगर ये मैं बताऊं तो नहीं, बिल्कुल साफ तरीके से हम बता सकते हैं। वर्तमान काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, चाहे वो वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो या अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो। फिर भविष्यत काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। अगर हम उदाहरण दें, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है लड़का खाना खाता है, तात्कालिक वर्तमान काल का वाक्य है लड़का खाना खा रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है लड़का खाना खाता होगा, फिर सामान्य भविष्यत काल का वाक्य है लड़का खाना खाएगा, संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य है शायद लड़का खाना खाए। तो इस प्रकार इन उदाहरणों में हमने देखा लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खा रहा है, लड़का खाना खाता होगा, लड़का खाना खाएगा, शायद लड़का खाना खाए। तो यहाँ जो लड़का कर्ता पद है उसके साथ ने कारक चिन्ह नहीं है, बल्कि इन वाक्यों में लड़का शब्द के साथ शून्य कारक चिन्ह है। इसके बाद भूतकाल की ओर अगर हम निगाह दौड़ाएं, भूतकाल में भी कुछ भेद हैं जिनमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है लड़का खाना खाता था,
यहाँ भी लड़का शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो भी नहीं हो रहा। फिर तात्कालिक भूतकाल के वाक्य में भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण है, लड़का खाना खा रहा था, लड़का खाना खा रहा था, यहां भी लड़का शब्द के साथ ने कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ। फिर हेतु हेतु मध्भूत काल, उसमें भी कुछ वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता। जब वाक्य का प्रथम अंश पूर्ण क्रियाद्योतक न हो, पूर्ण क्रियाद्योतक यानी क्रिया की पूर्णता को सूचित करने वाला न हो अगर प्रथम अंश, तब ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे लड़का खाना खाता तो बीमार न पड़ता, लड़का खाना खाता तो बीमार न पड़ता। तो यहां लड़का खाना खाता तो बीमार न पड़ता, तो लड़का खाना खाता, यहां लड़का शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं है। और यहां जो क्रिया रूप है लड़का खाना खाता, तो यहां पूर्ण क्रिया का द्योतन नहीं हो रहा। अगर हम इसको ऐसे कहें, लड़के ने खाना खाया होता तो बीमार न पड़ता, आप देखिए, लड़के ने खाना खाया होता तो बीमार न पड़ता। ये लड़के ने खाना खाया होता, ये क्रिया का जो गठन है, उसकी बनावट है, क्रिया की पूर्णता को सूचित करने वाली संरचना है, और इसीलिए वहां ने का प्रयोग हो रहा है। जबकि पूर्ण क्रियाद्योतक न हो हेतु हेतु भूतकाल का वाक्य प्रथम खंड, तो वहां ने का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार हमने देखा कि वर्तमान काल में बिल्कुल नहीं होता, भविष्यत काल के वाक्य में बिल्कुल नहीं होता, फिर भूतकाल के कुछ भेदों में भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो भूतकाल के जो दूसरे भेद हैं, उन भेदों में अकर्मक क्रिया अगर हो, क्रिया अगर सकर्मक न होकर अकर्मक हो, तो भूतकाल के दूसरे भेदों में भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। मैं उदाहरण दूं, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, लड़का बाजार गया, लड़का बाजार गया। आसन्न भूतकाल का वाक्य है, लड़का बाजार गया है। पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, लड़का बाजार गया था। संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है, लड़का बाजार गया होगा। यहां जो जाना क्रिया अकर्मक माना जाता है, और इस संदर्भ में इस अकर्मकता के कारण वाक्य के कर्ता पदों के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो नहीं रहा। लड़का बाजार गया, लड़का बाजार गया है, लड़का बाजार गया था, लड़का बाजार गया होगा। फिर हम कुछ क्रियाएं हमको हिंदी में ऐसी मिलती हैं जो हैं तो सकर्मक, परंतु इन सकर्मक क्रियाओं की स्थिति में भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। दो एक में वैकल्पिक रूप से होता भी है, नहीं भी होता। कुछ करते हैं, कुछ प्रयोग नहीं करते। जैसे बोलना क्रिया, आमतौर पर बोलना क्रिया के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करते, पर कुछ लोग करते हैं। जैसे लड़का बोला, आमतौर पर कहा जाता है लड़का बोला, लड़के ने बोला, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। परंतु अगर हम कहें लड़के ने कई बोलियां बोली, लड़के ने कई बोलियां बोली, तो यह लड़के ने, वो तो ने का प्रयोग हो रहा है। तो बाकी लड़का बोला, लड़के ने बोला, अब दोनों ही शुद्ध ही मानेंगे। हालांकि व्याकरण विदों ने जो कुछ कहा है परंपरागत रूप से, उनका निर्देश है बोलना क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता नहीं है, पर आजकल प्रयोग करने लगे हैं। फिर वकना क्रिया, पिता पुत्र बके। फिर भूलना क्रिया, लड़का पाठ याद करना भूला, लड़का
पाठ याद करना भूला। फिर लाना क्रिया, पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए। पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए। जन्ना क्रिया, जन्ना यानी जन्म देना, माँ पुत्र जनी यानी माँ ने पुत्र को जन्म दिया। ऐसा कहने पर तो ने है, परंतु माँ पुत्र जनी, तो यहाँ माँ के साथ ने का ने चिन्ह परसर्ग हम प्रयोग नहीं करते। समझना जो क्रिया है, कभी कर्ता के साथ प्रयोग करते भी हैं ने परसर्ग, कभी नहीं भी करते, वैकल्पिक है। मैं पाठ समझा, अथवा हम कहते हैं मैंने पाठ समझा, दोनों ही सही रूप में ही स्वीकृत है। लोग इस प्रकार वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। ने परसर्ग का प्रयोग और कहा नहीं होता, वो हम देखें फिर। जैसे होना क्रिया, जो प्रयोजन मूलक होना क्रिया है, प्रयोजन मूलक या प्रयोजन का अर्थ द्योतित करने वाली होना क्रिया, औचित्य बोधक चाहिए क्रिया और बाध्यता बोधक पढ़ना क्रिया। इन तीनों के प्रयोग में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। उदाहरण अगर हम लें, लड़के को किताब पढ़नी है। लड़के को किताब पढ़नी है। कुछ लोगों को आप लोग सुनते होंगे, लड़के ने किताब पढ़नी है, लोग ऐसा भी कर देते, परंतु वो गलत है। शुद्ध है व्याकरण के अनुसार, लड़के को किताब पढ़नी है। फिर लड़के को किताब पढ़नी चाहिए, लड़के को किताब पढ़नी पड़ी। तो इस ढंग से होना चाहिए, पढ़ना, इन तीनों क्रियाओं के प्रयोग के संदर्भ में कर्ता के साथ ने का प्रयोग हम नहीं करते। और फिर यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो, संयुक्त क्रिया जिसमें एकाधिक क्रियाएं संयुक्त रूप से आती हैं, संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अगर अकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अगर हम उदाहरण लें, भूखा भिखारी सारा खाना खा गया। खा गया, खा तो सकर्मक है, पर गया जाना क्रिया एक हिस्से के रूप में वो क्रिया आई है, तो इसीलिए वो अकर्मक होने के कारण भूखा भिखारी सारा खाना खा गया। तो यहाँ भूखा भिखारी, भिखारी शब्द के साथ ने परसर्ग का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इस वाक्य को हम ऐसे कहें, भूखे भिखारी ने सारा खाना खाया। भूखे भिखारी ने सारा खाना खाया। यहाँ भूखे भिखारी ने, यहाँ भिखारी शब्द के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो रहा है। फिर अगला उदाहरण है, लड़का बकरे को मार बैठा। मारना वो तो सकर्मक है, पर बैठना अकर्मक। तो मार बैठना ये संयुक्त क्रिया दूसरा हिस्सा अकर्मक होने के कारण लड़का शब्द के साथ ने परसर्ग का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लड़का बकरे को मार बैठा। अगर हम इस वाक्य को दूसरे रूप में कहें, लड़के ने बकरे को मारा। अब देखिए, लड़के ने बकरे को मारा, यहां लड़के ने परसर्ग का यहां प्रयोग हो रहा है। फिर सकना, चुकना, पाना, इस प्रकार की कुछ क्रियाएं जब सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हों तो वाक्य के कर्ता के साथ ने का प्रयोग हम नहीं करते। उदाहरण स्वरूप, लड़का काम कर सका। लड़का काम कर सका, तो यहां लड़का शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं हो रहा। अगर हम कहें लड़के ने काम किया, यहां तो हो रहा है लड़के शब्द के साथ ने का प्रयोग। पर अगर हम कहें लड़का काम कर सका, यहां लड़का शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार लड़का किताब पढ़ चुका। लड़का किताब
पढ़ चुका, यहां भी लड़का शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब हम कहें लड़के ने किताब पढ़ी, लड़के ने किताब पढ़ी, तब ने परसर का प्रयोग यहां हो रहा है। फिर अगला उदाहरण है, मैं गाना गा पाया, मैं गाना गा पाया, यहां मैं सर्वनाम के साथ ने परसर का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूं मैंने गाना गाया, यहां मैं सर्वनाम के साथ ने परसर का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ स्थल इस प्रकार के हमको मिलते हैं जहां की कर्ता हिंदी वाक्य में कर्ता के साथ हम ने परसर का प्रयोग नहीं करते। तो ने परसर का प्रयोग कहाँ नहीं होता, उस संदर्भ में हमको काफी बातें मिली। अब कुछ कविता की सरसता हम प्राप्त करें। अब हम लें जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा विरचित, वह है प्रिय प्रवास, जो महाकाव्य आया था 1914 ईस्वी में। तो उस महाकाव्य का जो प्रथम चंद है, जिसमें सांध्य काल का वर्णन है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो वर्णन है। हालांकि जो शब्दों का प्रयोग है वो अगर हम देखें संस्कृत में शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, परंतु बहुत सुंदर तरीके से। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हमारे लिए गौरव ग्रंथ है प्रिय प्रवास। पंक्तियां इस प्रकार हैं, आप लोग देखिए यहाँ कहा किस प्रकार से कारकों का प्रयोग हो रहा है, कारकों को द्योतित करने वाले परसर्गों का प्रयोग किस प्रकार किस खूबसूरती से हो रहा है, उसको देखें आप लोग। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो कमलिनी कुल वल्लभ यानी सूर्य से मतलब है सूर्य की प्रभा बिखर रही है, वो जहां संबंध कारक है। तरु शिखा पर वहां अधिकरण कारक है, दिवस का संबंध कारक है। तो बहुत सुंदर तरीके से जो कवि हैं, कवि लोग हैं, वो लोग इस ढंग से अपनी कविताओं में कारकों का, कारक चिन्हों या परसर्गों का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग करते हैं, बड़े बढ़िया तालमेल के साथ। तो फिर हम ने परसर के प्रयोग की बात पर हम वापस आते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ने परसर का प्रयोग कहां कहां होता है, कहां कहां नहीं होता। लगभग मोटे तौर पर हम लोग जान गए ने परसर का प्रयोग कहां कहां होता है। अगर उल्लेख मैंने पहले भी किया था, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्भूत काल, इसके संदर्भ में मैंने उल्लेख किया ही था जब प्रथम खंड पूर्ण त्यागद्योतक हो, हेतु मध्भूत काल के संदर्भ में। तो बाकी जो ये सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, ये हैं, इनमें इन कालों के वाक्य अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग, ने परसर का प्रयोग होगा। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, मैं वाक्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सामान्य भूतकाल का वाक्य है लड़की ने गाना गाया। आसन्न भूत, लड़की ने गाना गाया है। पूर्ण भूत, लड़की ने गाना गाया था। संदिग्ध भूत, लड़की ने गाना गाया होगा। तो लड़की ने सब में ने का प्रयोग होता रहा है और हमको समझने में आसानी हो रही है एक ही ढंग का वाक्य लेने के कारण। और हेतु मध्भूत काल का वाक्य है लड़की ने गाना गाया होता तो इनाम की बात आती। लड़की ने गाना गाया होता तो इनाम की बात आती। आप देखिए, लड़की ने गाना गाया होता,
लड़की ने गाना गाया होता, ये गाना गाया होता, ये जो संरचना है इससे ये व्यंजना मिलती है कि क्रिया की पूर्णता हुई है, क्रिया पूर्ण है। अगर हम कहते लड़की लड़की गाना गाती, लड़की गाना गाती तो इनाम की बात आती, तब तो लड़की के साथ ने परसर का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लड़की गाना गाती, यहाँ गाना गाती इसमें क्रिया की पूर्णता का संकेत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए, यानी सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मध्भूत काल के वाक्य और क्रिया अगर सकर्मक हो तो कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग, ने परसर का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं और कहाँ करते हैं, जैसे कुछ क्रियाएं हैं जो क्रियाएं तो अकर्मक है, परंतु अकर्मक होने पर भी इन क्रियाओं के कर्ताओं के साथ ने का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हैं, मैंने नहाया, जो नहाना क्रिया है, नहाना क्रिया इसमें तो कोई कर्म है नहीं, हम अपने को नहलाते हैं, अपने शरीर को। मैंने नहाया, क्या नहाया, कोई उत्तर नहीं मिलता। मैंने छींका, मैंने खांसा, मैंने थूका, ये जो नहाना, छींकना, खांसना, थूकना, ये क्रियाएं जो है अकर्मक हैं, होने पर भी इनके कर्ताओं के साथ हम इन भूतकालों में ने परसर का हम प्रयोग करते हैं। फिर अकर्मक क्रिया अगर सकर्मक बन जाए तो कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग करते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने टेढ़ी चाल चली, उस व्यक्ति ने टेढ़ी चाल चली, उस यहां जो चलना क्रिया है उसे सकर्मक के रूप में प्रयोग किया गया है। उस व्यक्ति ने क्या चली, टेढ़ी चाल। ऐसे चलना क्रिया में कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग नहीं करते। वह व्यक्ति चला, हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति ने टेढ़ी चाल चली, यहां उस व्यक्ति ने कर्ता के साथ हम ने परसर का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, उसने कुटिल हंसी हंसी। कैसी हंसी हंसी, कुटिल हंसी। तो सकर्मक बनाया गया है और इसीलिए कर्ता उसने के साथ उसके साथ ने परसर का प्रयोग हो रहा है। हम ऐसे कहते, वह हंसा, वह हंसा, उसने हंसा नहीं कहेंगे, वह हंसा, परंतु उसने कुटिल हंसी हंसी। तो संरचना क्या है, सकर्मक रूप में है और ऐसी स्थिति में भी कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग करते हैं। फिर प्रेरणार्थक क्रिया अगर हो वाक्य में तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मध्भूत काल में कर्ता के साथ ने परसर का हम प्रयोग करते हैं। शर्त क्या है, जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक रूप में हो, प्रेरणार्थक रूप में हो। उदाहरण अगर हम लें तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मैंने बच्चे को हंसाया, ऐसे यह तो प्रेरणार्थक है, हंसाना, सामान्य रूप से हंसना। बच्चा हंसा तो उसके ने का प्रयोग नहीं हो रहा है, परंतु इसको प्रेरणार्थक बनाएं, हंसाना, और वाक्य बनाएं, मैंने बच्चे को हंसाया। मैंने, मैं सर्वनाम के साथ जो कर्ता के रूप में है ने परसर का प्रयोग हो रहा है। अगला उदाहरण है, मैंने बच्चे को हंसाया है, आसन्न भूतकाल का वाक्य, इसमें भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो रहा है प्रेरणार्थक रूप होने के कारण। अगर प्रेरणार्थक रूप न हो तो कर्ता के साथ ने परसर का प्रयोग नहीं होगा। बच्चा हंसा है, तो यहां बच्चा के साथ ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर मैंने बच्चे को हंसाया था,
पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। प्रेरणार्थक है, कर्ता के साथ, मैं कर्ता के साथ ने कारक ने परसर्ग का प्रयोग हो रहा है, और उसको बिना ने परसर्ग के हम सामान्य रूप से कहें तो वाक्य बनता बच्चा हंसा था पूर्ण भूतकाल में। फिर संदिग्ध भूतकाल में मैंने बच्चे को हंसाया होगा, मैंने बच्चे को हंसाया होगा। तो यह संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। प्रेरणार्थक है, कर्ता पद मैं उसके साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो रहा है। ऐसे वो नहीं होता अगर हम ऐसा कहते बच्चा हंसा होगा। फिर हेतु हेतु मध्भूत काल का वाक्य जिसमें प्रथम खंड पूर्ण त्यागद्योतक हो। मैंने बच्चे को हंसाया होता तो क्या मुझे इनाम न मिलता, मैंने बच्चे को हंसाया होता तो क्या मुझे इनाम ना मिलता। इस वाक्य में देखिए पहला खंड, मैंने बच्चे को हंसाया होता, मैंने बच्चे को हंसाया होता, ये हंसाया होता, तो इसमें क्रिया की पूर्णता का द्योतन हो रहा है। हेतु हेतु मध्भूत काल का वाक्य है और पूर्ण क्या द्योतन होने के कारण और साथ ही प्रेरणार्थक रूप में होने के कारण कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो रहा है। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उस संदर्भ में हमें इतनी बातें मिली। और अब हम देखें तब हम हिंदी वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं, ध्यान देने की बात है। ने का प्रयोग, ने परसर्ग का प्रयोग करने पर वाक्य में आने वाली क्रिया उस कर्ता पद के लिंग वचनानुसार प्रयोग नहीं होती। अगर कर्ता के साथ ने है तो क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचनानुसार होती है। लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई, तो इसलिए यहाँ कर्ता लड़के ने, तो इसीलिए रोटी जो कर्म कारक है, स्त्रीलिंग एक वचन है, उस हिसाब से क्रिया रूप बना है खाई। लड़की ने फल खाया, लड़की ने फल खाया, लड़की ने तो ने परसर्ग है तो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। कर्म क्या है, फल, पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया रूप बना खाया। तो इस प्रकार लड़के ने रोटी खाई, लड़की ने फल खाया। अगर ऐसा हो कि कर्ता के साथ ने परसर्ग है और कर्म के साथ भी कोई परसर्ग है, कोई कारक चिन्ह है, तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होगी। उदाहरण है, मालिक ने नौकर को बुलाया, कर्ता मालिक ने परसर्ग है, कर्म नौकर को परसर्ग है कर्म के साथ, और दोनों के साथ परसर्ग होने के कारण क्रिया का एक स्थिर रूप, एक सामान्य रूप हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, उसमें कर्ता का क्रिया का प्रयोग होगा। यही नहीं, अगर कर्ता के साथ कारक चिन्ह हो और वाक्य में कर्म का प्रयोग न किया जाए, लुप्त रहे कर्म, तब भी क्रिया का रूप अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगा। जैसे लड़के ने खाया, क्या खाया यहां बताया नहीं जा रहा है। लड़के ने खाया, लड़की ने खाया, मैंने खाया, उसने खाया, आपने खाया, तुमने खाया, कुछ भी कहें हम, कर्म का उल्लेख नहीं है, कर्म लुप्त है इस वाक्य में। और ऐसी स्थिति में भी क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो मोटे रूप से कर्ता कारक में आने वाला जो परसर्ग है ने, उसके संदर्भ में हम लोगों ने इतनी बातें की। अब हम कविता का भी थोड़ा आनंद लें, कविता की कुछ पंक्तियां हम सुने।
छायावादी प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी एक बड़ी सुंदर कविता है और इस कविता की पंक्तियां सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जैसे दिन के अंत में धीरे धीरे संध्या धरती पर उतर रही है। और कविता का नाम है संध्या सुंदरी। संध्या का मानवीकरण है, एक सुंदर परी के रूप में संध्या की कल्पना हुई है। आप लोग सुनिए, आप लोग जानते ही हैं इस कविता को, कई बार आप लोग पढ़ ही चुके हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मैं दोहराता हूं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहां भी आप देखिए दिवसावसान का माने दिन के अंत का संबंध कारक का रूप है। आसमान से, कहां से? आसमान से, मेघमय आसमान से। तो आसमान से ये अपदान कारक है, अपदान कारक पर हम आगे चर्चा करेंगे, संबंध कारक पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रागज्योतिष कॉलेज के कोई विद्यार्थी सुन रहे हैं हमें? प्रागज्योतिष कॉलेज के कोई विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी? हाँ, तो ये हाँ, इन पंक्तियों को दोहराओ तो, अगर पास हो तो, है या नहीं? या मेरे साथ दोहराओ, ठीक है, मेरे साथ दोहराओ। दिवसावसान का समय, हाँ बताओ, हाँ बताओ। दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। बिल्कुल, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 उतर रही। हाँ, बहुत ही याद रखने लायक पंक्तियां हैं जी हमारे लिए। हाँ, हिंदी के हम विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है, हम इतनी सुंदर पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर मैं इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। परसर्ग संबंधी चर्चा को हमने भी कर्ता कारक के संदर्भ में चर्चा की। अब हम आते हैं कर्म कारक, और कर्म कारक को बताने के लिए जो परसर्ग है या कारक चिन्ह है, शून्य भी है, यानी कहीं कहीं कर्म कारक में कोई परसर्ग नहीं जुड़ता, इसीलिए शून्य मान लिया गया है। को है, को, ए और ए का प्रयोग सर्वनामों के साथ होता है। तो हम अगर वाक्यों का उदाहरण लेंगे, छोटे छोटे वाक्यों का, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कर्म कारक में कोई बड़ी जटिलता नहीं है। विद्यार्थी ने किताब पढ़ी, पढ़ना क्या का प्रभाव किस पर हो रहा है? किताब पर। तो इसलिए किताब कर्म है, और किताब शब्द के साथ वो चिन्ह जो है परसर्ग है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि शून्य कारक चिन्ह है, शून्य परसर्ग है। अब मैं दूसरा उदाहरण लूं। पिताजी ने मुझे बुलाया, या पिताजी ने मुझको बुलाया। मुझे, मुझको, दोनों में से एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। पिताजी ने मुझे बुलाया, पिताजी ने मुझको बुलाया। किसे बुलाया? मुझे बुलाया, मुझको बुलाया। तो मुझे कहने से मैं सर्वनाम के साथ ए जोड़ने पर मैं का रूप बदल जाता है मुझ, मुझ, ए, मुझे। और फिर मैं का रूप बदल जाता है मुझ, फिर उसके साथ को। तो इस प्रकार से कर्म कारक में कहीं कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो कहीं को का प्रयोग होता है, ए का भी प्रयोग होता है, ए का भी हम प्रयोग देख सकते हैं। अगला उदाहरण है
हम सबने उन्हें प्रणाम किया, या हम सबने उनको प्रणाम किया। अगला वाक्य है, लड़के ने चिट्ठी पढ़ी। लड़के ने क्या पढ़ी? चिट्ठी। तो चिट्ठी के साथ ओ, आमतौर पर वहां ओ चिन्ह नहीं जुड़ रहा, परंतु अगर हम किसी विशेष चिट्ठी की बात करें, किसी विशेष निर्दिष्ट चिट्ठी की बात करें, तो हम कह सकते हैं लड़के ने चिट्ठी को पढ़ा। कौन सी चिट्ठी? वो विशेष चिट्ठी। तो लड़के ने चिट्ठी को पढ़ा। फिर अगला वाक्य है, मां बच्चे को दूध पिला रही है। मां बच्चे को दूध पिला रही है। मां किसे पिला रही है? बच्चे को। मां क्या पिला रही है? दूध। तो यहां दो कर्म हैं, बच्चे को और दूध। बच्चा प्राणीवाचक है और वो गौण कर्म है। दूध अप्राणीवाचक है और वह मुख्य कर्म है। तो मुख्य कर्म के साथ आमतौर पर ओ कारक चिन्ह नहीं लगता, अप्राणीवाचक कर्म के साथ ओ कारक चिन्ह नहीं लगता। और जो प्राणीवाचक है, जो गौण कर्म है, उसके साथ को, ए, इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो यह बात हमको याद रखनी है और ऐसा हम रखते भी हैं, प्रयोग करते हैं। एक दूसरा उदाहरण है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ। किसे पढ़ाया? विद्यार्थियों को। दो कर्म है इसमें भी, विद्यार्थियों को। तो ये प्राणीवाचक है, गौण कर्म है, उसके साथ ओ का प्रयोग हो रहा है। मुख्य कर्म पाठ, जो अप्राणीवाचक है, उसके साथ कोई चिन्ह, यहां कोई परसर, किसी परसर का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यह बात कर्म कारक के संदर्भ में हमको ध्यान रखने की है। तो अब हम आते हैं करण कारक। करण, इस शब्द का ही मतलब है साधन। क्रिया को संपादित करने का साधन क्या है? क्रिया को संपादित करने का तरीका क्या है? किस तरीके से क्रिया को संपादित किया गया है? अगर हम कुछ वाक्यों का उदाहरण लेंगे तो उदाहरणों से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने हाथ से खाना खाया। उन्होंने हाथ से खाना खाया। कैसे खाना खाया? हाथ से। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। मैंने किससे चित्र बनाया? पेंसिल से। वह पिताजी के साथ बाजार गया। वह किसके साथ बाजार गया, या वह किनके साथ बाजार गया? पिताजी के साथ। तो साधन है। पिताजी ने नौकर के जरिए मुझे बुलवाया। किसके जरिए मुझे बुलवाया? नौकर के जरिए। नौकर यहां साधन बन रहा है। मालिक ने मजदूरों के द्वारा काम करवाया। किनके द्वारा काम करवाया? मजदूरों के द्वारा। वो साधन है। तो साधन अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है करण कारक में। ऐसा नहीं कि हमेशा से कारक चिन्ह का वो प्रयोग होता ही हो, कभी कभी इसे लुप्त भी रखा जाता है। ये हिंदी की प्रकृति है। मैं उदाहरण दूं तो आप लोग बात समझ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, आंखों देखी घटना। कैसी घटना? आंखों से देखी घटना। से को लुप्त रख के बड़ी सुंदरता से हम अभिव्यक्ति देते हैं। आंखों देखी घटना। कानों सुनी बात। किससे सुनी बात? कानों से सुनी बात। तो यहां से का लोप हो रहा है। मैं
कविता की 2 पंक्तियों का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सबने सुनी हैं ये पंक्तियां और सब गाते भी होंगे। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है झांसी की रानी, उसमें ये पंक्तियां हैं। वहां एक कारक, ये करण कारक के प्रयोग के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूं और इसीलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रागज्योतिष कॉलेज के विद्यार्थी इसको दोहराएं, जो सुन रहे हैं मुझे। बुंदेले हर बोलों के मुंह बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जोश के साथ, ओज के साथ, एक वीरता है ना इसमें, वीरता टपकनी चाहिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना? तो इसमें ये ध्यान दीजिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह, मुंह शब्द जो है यहाँ करण कारक में है, पर करण कारक का द्योतन करने वाला चिन्ह नहीं है। वैसे तो मूलतः क्या है, बुंदेले हर बोलों के मुंह से कारक चिन्ह का लोप है। कविता है, कवयित्री ने उसका लोप करके यहाँ सुंदरता लाने की कोशिश की है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, ने का प्रयोग भी है यहाँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ठीक है, चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं संप्रदान कारक पर। संप्रदान कारक, संप्रदान यानी इसका तो सीधे सीधे अर्थ है किसी को कुछ दिया जाए, पर ऐसा देना कि वापस न लें। हम किसी को कुछ देते हैं वापस पाने के लिए, और किसी को कुछ देते हैं वापस न पाने के लिए। जब हम भिखारी को भीख देते हैं वापस पाने के लिए नहीं देते, पर धोबी को कपड़ा देते हैं वापस पाने के लिए, धुलाई करके, है ना, बढ़िया से वापस कर दे, प्रेस करके हमको वापस कर दे। तो जो देना है संप्रदान, अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी को दे देना, वो संप्रदान है। मूलतः वो भाव है, परंतु संप्रदान कारक के अंतर्गत और भी बातें समाहित होती है। वस्तुतः इसके पीछे जो संकल्पना है वो है, माने कर्ता कर्म के जरिए जिस तक पहुंचना चाहता है, कर्ता कर्म के जरिए जिस तक पहुंचना चाहता है वो है संप्रदान। अगर हम उदाहरण लें तो बात स्पष्ट होगी। यजमान ने पुरोहित को दक्षिणा दी, यजमान ने पुरोहित को दक्षिणा दी। पिता ने दामाद को अपनी बेटी सौंपी, पिता ने दामाद को अपनी बेटी सौंपी। माताजी हम सबके लिए खाना बना रही हैं, माताजी हम सबके लिए खाना बना रही हैं। किसके लिए? हम सबके लिए खाना बना रही हैं। तुम लोगों के वास्ते कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। माने तुम लोगों के लिए भी कह सकते थे, तुम लोगों के वास्ते, ऐसा भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तुम लोगों के वास्ते कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। तो यहाँ ये जो उदाहरण है संप्रदान कारक के हैं, और इनमें कहीं कोक परसरक का प्रयोग हो रहा है, कहीं के लिए, के वास्ते, जो कि संबंध सूचक है, उनके माध्यम से भी हम संप्रदान कारक का हम द्योतन कराते हैं। तो संप्रदान कारक के बाद अपादान कारक, और अपादान कारक को द्योतित करने वाला परसर्ग भी है से, पर यहाँ से किसके द्योतन में? अलगाव के द्योतन में। कहीं से कुछ अलग हो, दूर हो, एक पृथकता का भाव
जोड़ने का भाव नहीं, पृथकता का भाव। अगर हम उदाहरण लें तो अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। और कौन से परसर्गों का या दूसरे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नद मानसरोवर से निकला है। ब्रह्मपुत्र नद कहां से निकला है? मानसरोवर से। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का कहां से गिरा या किससे गिरा? पेड़ से। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, लड़का पेड़ पर से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा भी कह सकते हैं, लड़का पेड़ पर से गिरा माने पेड़ के ऊपर से गिरा ना, इसीलिए उसको द्योतित करते हुए यह भी एक सुंदर प्रयोग है। लड़का पेड़ पर से गिरा माने पेड़ के ऊपर से गिरा। फिर चिड़िया घोंसले से निकली। कहां से निकली? घोंसले से। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, चिड़िया घोंसले में से निकली, क्योंकि घोंसले के भीतर चिड़िया होती है ना, रहती हैं, और वहां से वो निकलती है, इसीलिए कह सकते हैं चिड़िया घोंसले में से निकली। ये में से भी कह सकते हैं अपादान कारक में। फिर तुलना के अर्थ में हम कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे चाय की अपेक्षा कॉफी अच्छी बनी है। चाय की अपेक्षा कॉफी अच्छी बनी है। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है। ये तुलना के अर्थ में भी हम ये अपादान कारक ही मानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से किसी को पृथक करते हैं ना, दो की तुलना करने पर एक से पृथक करते हैं, और दो से अधिक में तुलना करने पर उन लोगों से किसी एक को अलग करते हैं, चुनते हैं, इसलिए यह अपादान कारक है। तो अपादान कारक में भी विशेष जटिलता नहीं है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एक दो कविता का भी हम आनंद लें बीच में, बहुत ही सुंदर कविता है पुष्प की अभिलाषा। सभी ने पढ़ी है ये कविता, माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा जिनका उपनाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो उनकी देश प्रेम मूलक ये पंक्तियां हैं, मैं सुनाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। आप सुनने पर आप वो समझ जाएंगे कि कहां कैसे कारकों का, कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग हो रहा है। छा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। छा नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं। छा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। छा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इथलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत से कारक के रूपों का यहाँ प्रयोग हो रहा है। संबोधन के रूप भी है यहाँ, जब यानी वनमाली कहा गया है, भगवान को वनमाली वनमाली कहा गया है, या हे हरि वहां संबोधन है। और जहां कहा गया उस पथ में देना तुम फेंक, पथ में परसर्ग है, और अगली ही पंक्ति में जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ जावे माने जिस पथ से वीर गुजरते हैं, तो यहाँ से कारक चिन्ह का लोप है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ कई कारक रूपों का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग हो रहा है। और हम देखते हैं जो भी हमने कविताओं के उदाहरण लिए, कितने कारकों का प्रयोग हो रहा है, कितने परसर्गों का बड़े ही सुंदर तरीके से प्रयोग हो रहा है, बहुत ही देखने लायक है। और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समयबद्ध तरीके से हमें इसे समाप्त करना है। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह कई चिन्ह हैं, का के की, रा रे री, ना ने नी, और इनके अलावा के रे ने करके अलग से 3 अभिकारी चिन्ह भी हमको मिलते हैं। मूलतः
ये संबंध कारक के जो चिन्ह है क र न, उसी के साथ पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग, इस रूप में उसको रूप दिया जाता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। परंतु के, रे, ने करके अलग चिन्ह है जो अभिकारी है, उसका प्रयोग भी मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके संदर्भ में हमें ध्यान देने की बात है कि यानी यह कारक चिन्ह संबंध के जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह शब्द के साथ जुड़कर वाक्य में आए दूसरे शब्द के साथ उसका सीधा संबंध बताता है और उसी ये दूसरे पद के जरिए ही क्रिया के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। माने प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता, परोक्ष संबंध स्थापित होता है। क्रिया के साथ संबंध कारक का भी संबंध है, परंतु वह परोक्ष है, पहली बात। फिर दूसरी बात, ये ना, ने, नी का प्रयोग हम सिर्फ प्रयोग करते हैं निजवाचक आप सर्वनाम के साथ, अपना, अपने, अपनी। रा, रे, री का हम प्रयोग करते हैं मैं सर्वनाम, मैं, तू, तुम, हम, मैं, हम, तू, तुम, इन सर्वनामों के साथ हम रा, रे, री का प्रयोग करते हैं। मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। तो अगर ये जो हम, तुम, इन दो सर्वनामों के साथ अगर लोक शब्द आए, हम लोग, तब रा का प्रयोग नहीं होगा, का। हम लोगों का, हम लोगों के, हम लोगों की। तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों की। तो ना, ने, नी, फिर रा, रे, री का हम प्रयोग समझ गए। तो बाकी के जो सर्वनाम हैं या संज्ञा शब्द है, उनके साथ का, के, की का प्रयोग होता है। इस संदर्भ में हम और कुछ बातें कर सकते हैं। जो संबंध है वाक्य में, तरह तरह के संबंध का जो हम द्योतन करते हैं वाक्य में। वस्तुतः यह संसार ही तो संबंधमय है ना, संबंध ही संबंध है, तरह तरह के संबंध है हमारे। एक दो उदाहरण हम लें, जैसे कि एक अधिकार का संबंध। हम कहते हैं मोहन की किताब, किताब पर मोहन का अधिकार, या मेरा घर, घर पर मेरा अधिकार, अपनी संपत्ति, संपत्ति पर अपना अधिकार। तो ये अधिकार सूचक संबंध भी है। कहीं कर्तृत्व परक संबंध है, जैसे कबीरदास के दोहे, किसके द्वारा लिखित दोहे? कबीरदास। तो कबीरदास के दोहे, श्रीमन शंकरदेव के बरगीत, भूपेन हाजरिका के गीत। तो इस ढंग से हम उदाहरण जब लेते हैं, यहाँ कर्तृत्व का द्योतन हो रहा है। फिर कार्य कारण संबंध भी होता है, जैसे सोने के गहने, यानी सोने से निर्मित गहने। सोना जो है, गहने के लिए सोना उपादान कारक है, कारण है। मिट्टी के बर्तन, वहां भी हम ऐसे प्रयोग करते हैं। मोल भाव में भी संबंध कारक का या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 100 रुपए के टमाटर, टमाटर का भाव क्या है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए के टमाटर, 50 रुपए की भिंडी। तो ये मोल भाव में भी हम ये संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। परिमाण या मात्रा के संदर्भ में भी हम प्रयोग करते हैं। 100 मील की दूरी, 5 लीटर पानी का बोतल। तो इस ढंग से हम प्रयोग करते हैं। संबंध कारक के संदर्भ में हमें यह बात ध्यान देने की है, यानी दो संबंध कारक दूसरे शब्द के साथ संबंधित होता है। एक संबंध पद और एक संबंधित पद। माने राम का भाई, राम का संबंध पद है, भाई संबंधित पद है। तो संबंधित पद के लिंग वचनानुसार ये जो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी का प्रयोग होता है। यह हमको ध्यान देना है।
माने संबंध पद के लिंग के अनुसार हम प्रयोग नहीं करेंगे, संबंधित पद के लिंग वचनानुसार का, के, की, रा, रे, री, ना, नी का प्रयोग करेंगे। मोहन का भाई आया है, मोहन के दोनों भाई आए हैं। मोहन की बहन आई है। मोहिनी का भाई आया है, मोहिनी के दोनों भाई आए हैं। मोहिनी की बहन आई है। मेरा भाई आया है, मेरे दोनों भाई आए हैं। मेरी बहन आई है, मेरी बहनें आई हैं। तुम्हारा भाई आया है, तुम्हारे भाई आए हैं। तुम्हारी बहन आई है। तुम लोगों का भाई आया है, तुम लोगों के दोनों भाई आए हैं। तुम लोगों की बहन आई है। पर इन वाक्यों के उदाहरणों से हम ये बात समझ सकते हैं कि तो संबंधित पद है, उसके लिंग वचन के अनुसार संबंध पद के साथ का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी का प्रयोग हम करते हैं। अक्सर हिंदीतर भाषी व्यक्ति इसमें गलती कर बैठते हैं और इसीलिए यहां हमें सावधान होना पड़ेगा, ऐसी गलती हम ना करें। फिर मैं थोड़ा उल्लेख किया था कि यानी अभिकारी के, रे, ने भी है। उदाहरण दूंगा तो बात अपने आप समझ में आएगी। अधिकार के संदर्भ में ऐसा होता है, जैसे कि वाक्य है श्याम के एक बहन है। यहां श्याम की बहन नहीं कहा गया, श्याम के एक बहन है। मेरे एक बहन और दो भाई हैं। अपने तो बस एक ही बहन है। अपने तो बस एक ही बहन है। और फिर मेरे चाचा जी के लड़के मेरे चाचा जी के लड़की हुई है। मेरे चाचा जी के लड़की हुई है। हम यहां नहीं कह सकते मेरे चाचा जी को लड़की हुई है या मेरे चाचा जी की लड़की हुई है, क्योंकि चाचा जी तो लड़की जन्म नहीं देते। तो यहां हम कहेंगे मेरे चाचा जी के लड़की हुई है। और चाची के संदर्भ में हम कहेंगे मेरी चाची की लड़की हुई है, या इसको दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं मेरी चाची को लड़की हुई है। तो इस ढंग से संबंध कारक और इसमें जो परसर प्रयोग किए जाते हैं बड़े ही रोचक हैं, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में मुख्य रूप से में और पर, इन दो परसर्गों का प्रयोग होता है। आंतरिक आधार में और बाह्य आधार सूचना के लिए पर। जैसे ट्रंक में किताबें रखी हैं, ट्रंक में किताबें रखी हैं। ट्रंक में किताबें रखी हैं, मेज पर किताबें रखी हैं। तो बाह्य आधार आंतरिक आधार के हिसाब से में पर का हम प्रयोग करते हैं। परंतु कभी कभी देखा जाता है में के अर्थ में पर भी आता है, पर के अर्थ में भी आता है। हम प्रयोग करते हैं ऐसा। उदाहरण मैं लूं, दुकान में कोई नहीं था, हम ऐसा भी कहते हैं। दुकान पर कोई नहीं था, ऐसा भी हम कहते हैं। पिताजी घर में हैं, ऐसा भी हम कहते हैं। पिताजी घर पर हैं, ऐसा भी कहते हैं। जहाज जल में तैरता है, ऐसा भी कहते हैं। जहाज जल पर तैरता है, ऐसा भी हम कहते हैं। तो कहीं कहीं इस प्रकार में और पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते देखे जाते हैं। कहीं कहीं अधिकरण कारक के जो परसरक हैं उनका लोप भी हम करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, इन दिनों वे दिल्ली में हैं। दिल्ली में, वहां तो में है, परंतु इन दिनों वहां कोई कारक चिन्ह नहीं है अधिकरण सूचक। फिर संध्या समय गंगा किनारे आरती होती है। गंगा संध्या समय में तो नहीं कहा गया, संध्या समय गंगा किनारे में नहीं कहा गया, तो कारक चिन्ह का लोप है अधिकरण कारक के चिन्हों का, परसर्गों का। फिर अगला उदाहरण है, भिखारी दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, या भिखारी दरवाजे दरवाजे भटक रहा है। दरवाजे दरवाजे, यहां भी कोई परसर्ग स्पष्ट रूप से नहीं है। इस जगह एक सभा होगी,
माने इस जगह एक सभा होगी, इस जगह, यहां भी न तो में है पर है, इस जगह एक सभा होगी। अगला उदाहरण, आपके घर सोना बरसेगा। आपके घर में नहीं कहा, आपके घर में या आपके घर पर नहीं कहा, क्या कहा? आपके घर सोना बरसेगा। ऐसा कहने पर सुनने में अच्छा लगता है। फिर दिनों दिन वे उन्नति करते गए। दिनों दिन वे उन्नति करते गए, माने दिन के बाद दिन, दिनों दिन वे उन्नति करते गए। तो दिनों दिन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। फिर यानी रातों रात वे लोग भाग गए। रातों रात यानी रात ही रात में, रात ही रात में, उसको संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं रातों रात। तो रातों रात वे लोग भाग गए। तो इस प्रकार अधिकरण कारक में कुछ परसर्गों का हम प्रयोग उसका लोप करके रखते हैं ताकि वो अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली बने। अब हम अंतिम कारक पर आ रहे हैं, वो है संबोधन कारक। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि इस संबोधन कारक को द्योतित करने वाले जो चिन्ह हैं, इनको हम परसर्ग नहीं कर सकते। इन्हें परसर्ग नहीं कर सकते क्योंकि इनका प्रयोग शब्द से पूर्व होता है। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां हम कोई चिन्ह प्रयोग नहीं करते, वहां शून्य चिन्ह की उपस्थिति मान सकते हैं। अब उदाहरण देंगे तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अजी भाई साहब मेरी बात सुनिए। अजी भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे बेटे जरा रास्ता तो पार करा दो। अरे बेटे जरा रास्ता तो पार करा दो। फिर अक्सर हम संबोधन करते हैं भाइयों और बहनों। भाइयों और बहनों सब लोग काम में लग जाओ। भाइयों और बहनों का इस प्रकार से हम संबोधन करते हैं। सभा में हम संबोधन करते हैं देवियों और आप सबको मेरा नमस्कार। देवियों और सज्जनों आप सबको मेरा प्रणाम। इस ढंग से हम कहते हैं। यहां मैं एक बात का उल्लेख यहां करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, इनमें अनुनासिकता का प्रयोग नहीं है। यानी लिखते समय भी हम भाइयों ओकार के साथ बिंदी नहीं जोड़ेंगे, बहनों में ओकार के साथ बिंदी नहीं जोड़ेंगे, देवियों ओकार के साथ बिंदी नहीं जोड़ेंगे, सज्जनों ओकार के साथ बिंदी नहीं जोड़ेंगे, न बोलेंगे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों। ये बहुवचन में, संबोधन के बहुवचन में ये अनुनासिकता का प्रयोग नहीं होता। और उसके पीछे जो कारण है मुझे लगता है ये बहुवचनीय रूप होने पर भी इसमें एक समूह के रूप में, समुदाय के रूप में संबोधन हो रहा है। भाइयों और बहनों दोनों को मिलाकर एक समूह, देवियों और सज्जनों, इसीलिए एक समूह या समुदाय है, एक समूह या एक समुदाय। और यही कारण है कि बहुवचनीय रूप होने पर भी इन रूपों के साथ अनुनासिकता का प्रयोग हम न बोलते समय करते हैं और न हमें लिखते समय वहां कोई चिन्ह देना चाहिए, कोई बिंदी वगैरह हमको देनी चाहिए, वो नहीं करना है हमें। तो ये एक बहुत ही ध्यान देने की बात है। पर लोगों को जो सुनते हैं, अक्सर लोग गलती ही करते हैं। लोग भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों इस प्रकार से बोल लेते हैं, जो कि गलत है। और हमें भाषिक शुद्धता का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ भी एक प्रकार का दर्शन है, व्याकरण के पीछे भी एक दर्शन है। क्योंकि यहाँ भाइयों बहनों कहने से वहां एक समूह या समुदाय का बोध हो रहा है। तो इस ढंग से जो चर्चा, परसर्ग संबंधी चर्चा है, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हालांकि और भी कुछ कविताएं मेरे पास थी, बस कुछ पंक्तियों का उल्लेख करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पंक्तियां हैं जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं। भारत एक कुर्सी प्रधान देश,
भारत एक कुर्सी प्रधान देश, और ये कविता 1972 में धर्मयुग पत्रिका में छपी थी, दिसंबर के अंक में। कविता का शीर्षक है भारत एक कुर्सी प्रधान देश। तो कविता में जो व्यंजना है, व्यंग है, और साथ ही एक कारक का प्रयोग हम बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं। वो है, पंक्तियां इस प्रकार हैं, आप लोग सुनिए, और आप लोग ये पंक्तियां सुनी भी होंगी आप लोगों ने। पहले लोग सठिया जाते थे, पहले लोग सठिया जाते थे, अब कुर्सिया जाते हैं। मेरे दोस्त, यहां संबोधन है, मेरे दोस्त, भारत एक कृषि प्रधान नहीं, कुर्सी प्रधान देश है। तो स्वतंत्रोत्तर भारत में जो पद लोलुपता है, कुर्सी का लोभ, पद का लोभ, उसको रेखांकित करते हुए कवि मदन लाल रागा ने यह कविता लिखी है, भारत एक कुर्सी प्रधान देश। तो भले ही परसर्ग के व्यवहार की दृष्टि से ये पंक्तियां बड़ी उपयोगी न हो, परंतु जो संदेश इसके माध्यम से हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से हमें इस संदेश पर ध्यान देना है। इन शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को, इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को मैं धन्यवाद कहता हूं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं मुझे सुनने के लिए। और प्रागज्योतिष महाविद्यालय के हिंदी विभाग के जो भी आदरणीय गुरुजन हैं, तो मेरे गुरु तो ऐसे नहीं होंगे, पर वो मेरे विद्यार्थी हैं सभी के सभी, तो भी दूसरों के गुरु हैं, गुरुआइन हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका दिया, मेरे एक प्रिय विषय पर कुछ बात करने का मौका। और मैं भविष्य में भी इस प्रकार, अगर मैं बच्चों से मुझे जोड़ने का अवसर मिलेगा, मैं अपने को मैं सौभाग्यवान समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। परसर के संबंध में इतने सुंदर तरीके से उदाहरण सहित समझाया कि ना समझने की कोई कारण ही नहीं है। अच्छा सर, आपने तो गागर में सागर भर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको घंटे भर में समझाना क्या 10 दिन में भी समझाया जाए तो कम होगा, पर आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया। और सर, आप पूरी तरह से गागर में सागर भरने का जैसा कार्य किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे विभाग की अनुग्रह पर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, और साथ ही आपके साथ जुड़ने का सौभाग्य भारतवर्ष के विभिन्न अध्यापकों और छात्रों को भी हुआ है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ में धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे IQAC के संयोजक डॉक्टर मंजीत कुमार मजूमदार को, और साथ ही हमारे वरिष्ठ अध्यापक हमारे साथ थे डॉक्टर रंजीता सर, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे साथ भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापक भी जुड़े, विद्यालय के अध्यापक भी जुड़े। मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों के साथ होने से हमारी जो हौसला अफजाई हुई है, मैं शुक्रगुजार विभाग की तरफ से जो है मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। साथ में सूचना भी यहाँ देना मैं चाहूंगी कि 12 तारीख को जिस दिन हमारे ये कार्यशाला समाप्त होगा, उस दिन जो है एक स्वरचित कविता पाठ जो है अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। उस दिन जो है मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करती हूँ कि सभी जो है अपना स्वरचित कविता पाठ करें और हमारे इस अनुष्ठान में भाग लें। इसी के साथ जो है मैं सभी को धन्यवाद देकर आज की कार्यक्रम की समाप्ति मैं घोषणा करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि कल इसी समय जो है पुनः आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और इस हमारे कार्य को सफल करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का आभार। शर्मा सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक सवाल है सर, मेरी एक दुविधा है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यदि आप वो दूर कर दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अच्छा, सर मस्कट ओमान से शिखा भटनागर बोल रही हूँ। मैं यहाँ इंडियन स्कूल मस्कट में शिक्षिका हूँ, जी जी माध्यमिक विभाग में। जी, सर जब हम कहिए। संप्रदान कारक के लिए जब हम को का प्रयोग करते हैं, जी संप्रदान कारक में को का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जी क्या कुछ कंडीशंस है कि मतलब इसी इसमें हमें को संप्रदान कारक ही बताना है, को के साथ जो कारक आया है उसे संप्रदान बताया जाएगा, मतलब या फिर देने के सेंस में ही हम को संप्रदान कारक के साथ जोड़ देते हैं? नहीं, मैंने देने के अर्थ में तो वो परंपरागत रूप से बात है ही है। मैंने उदाहरण अभी दिया ना, हाँ जी, आपने बताया था सर। पिताजी ने दामाद को अपनी बेटी सौंपी, है ना। ये पिताजी ने दामाद को अपनी बेटी सौंपी, तो यहाँ तो संप्रदान है सीधे सीधे। दामाद को जो है, दामाद को यहाँ संप्रदान कारक है। माने अच्छा, यहाँ मैंने यह इस बात का भी उल्लेख किया था कि वस्तुतः कर्म और संप्रदान में अंतर यह है, कर्म जो है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म है। जैसे कि अच्छा, मैंने खाना खाया, मैं जो खा रहा हूं ना, खाने की क्रिया, उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर। मैंने रोटी खाई, रोटी पर प्रभाव है ना, तो हाँ जी, खाने की क्रिया द्वारा प्रभावित है रोटी, ठीक है ना। अब ये हाँ जी, संप्रदान को हम ऐसे समझे, कर्ता कर्म के जरिए जिस तक पहुंचना चाहता है, जिसके लिए कर्ता कुछ करना चाहता है, जिसके लिए, जैसे पिताजी मेरे लिए एक किताब लाए हैं, पिताजी मेरे लिए एक किताब लाए हैं, तो पिताजी मेरे लिए, तो उद्देश्य माने किसके लिए? मेरे लिए। किताब के जरिए मुझ तक पहुंचना है, लाने की क्रिया जो है किसके लिए? पिताजी द्वारा मुझ तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए कर्ता और ये कर्म और संप्रदान में ये अंतर होता है। और वो कारक, हाँ कहिए। हाँ जी सर। सर मुझे जो थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब ज्ञान के मतलब मुझे जिनसे पता चला है उसमें ये था कि यदि हम किसी को चैरिटी में देते हैं, चैरिटी करते हैं या फिर डोनेशन देते हैं, तो उस सेंस में वो संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने गरीब को खाना दिया, माँ ने भिखारी को खाना दिया, तो वो वहां पर जो है वो संप्रदान कारक इंडिकेट करेगा। लेकिन माँ ने बच्चे को खाना दिया, यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा सर बच्चे को? नहीं, खाना जो यहाँ तो वापस तो नहीं लिया जा रहा है ना, वापस लेने की बात तो नहीं। माने मैंने धोबी को कपड़े दिए, मैंने धोबी को कपड़े दिए, क्या मैं बिल्कुल मैंने कपड़े दे दिए, क्या वापस नहीं लूंगा क्या? वो तो धुलाई के लिए है ना। तो मैंने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ धोबी को तो कर्म है, संप्रदान नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं वापस लूंगा ना, धुलाई के बाद, प्रेस कराने के बाद मैं वापस लूंगा। परंतु पिताजी ने दामाद को अपनी बेटी सौंपी, तो बेटी को वापस लेने के लिए नहीं है, बस संप्रदान कर दिया, तो वापस लेने की बात नहीं। जो मुझे समझ में आता है, यानी देने के अर्थ में तो इस प्रकार है ही, इसके अलावा जिसके उद्देश्य या जिसके निमित्त, जिसके हेतु, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ये जो हेतु है, निमित्त है, वो भी संप्रदान में आता है। मेरे लिए पिताजी एक किताब लाए हैं, तो मेरे लिए, ये जो मेरे लिए, मैं उद्देश्य हूं ना, पिताजी द्वारा लाने की जो क्रिया है, उस क्रिया का उद्देश्य मैं हूं, और पिताजी पुस्तक के जरिए मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो कर्म के माध्यम से जिस तक पहुंचा जाए वो भी संप्रदान कारक नहीं है। तो यानी परंपरागत रूप से संप्रदान शब्द के हिसाब से
बिना स्वार्थ के कुछ दे देना, वापस न लेना, उस अर्थ में तो है ही, उसके अलावा इस अर्थ में भी संप्रदान कारक का प्रयोग हम देख सकते हैं। और इसीलिए धन्यवाद। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो? और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो हम कार्यक्रम को समाप्त करें। हेलो। हाँ कहिए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहिए। सर आपने लास्ट में कविता बोली थी, भारत एक कुर्सी प्रधान देश है। हाँ 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 हाँ, जी कहिए। सर, सन बता दीजिए, सन बोला था आपने। 1972 1972 दिसंबर का अंक है धर्मयुग का। धर्मयुग जो पत्रिका है, धर्मयुग, जी सर, धर्मवीर भारती द्वारा संपादित धर्मयुग, उस धर्मयुग पत्रिका का 1972 सन 1972 दिसंबर वाला अंक, उसमें यह कविता आई थी। मदन लाल, कवि का नाम है मदन लाल डागा। बड़ी सुंदर कविता है ये, मदन लाल डागा। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। ठीक, हाँ धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद सर। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ कहिए। आवाज आ नहीं रही आपकी। हाँ आपकी आवाज आ नहीं रही ठीक से। नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही। धन्यवाद कहने के लिए सर। हाँ धन्यवाद कहने का, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना हमें, बहुत ठीक है। ठीक है, तो हम कार्यक्रम को समाप्त करें यहीं। हाँ जी जी जी, ठीक, धन्यवाद सबको, जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।